तो देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अकबर। अकबर की अगर बात करें तो मुग़ल सम्राट की अगर हम बात करते हैं, मुग़ल एम्पायर की अगर बात करते हैं तो पूरे मुग़ल एम्पायर में, पूरे मुग़ल साम्राज्य की बात करें तो उसमें सबसे पावरफुल शासकों में से अकबर को भी एक माना जाता है और औरंगजेब को ही माना जाता है। अकबर ने 50 साल लगा दिए अपने साम्राज्य को बनाने में और अकबर ने लगभग 49 से 50 साल लगा दिए इस पूरे साम्राज्य को गिराने में। तो हम मुग़ल सम्राट अकबर के बारे में आज जानते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे और इनके क्या क्या बनाए गए चीज़ें हैं भारत में। चलिए देखते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया है, स्टार्टिंग के 2 पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अकबर का जो साम्राज्य है, जो शासनकाल है, वो कब से कब तक रहा? तो 1556 से 1605 तक रहा। देखिए अकबर का एसएससी सीजन में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मृत्यु कब हुआ था? तो 1605 में हुआ था। इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1605 में अकबर का क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। और 1656 की अगर बात करें तो ये वो डेट है जब बैटल ऑफ पानीपत होता है, सेकेंड बैटल, क्योंकि फर्स्ट बैटल बाबर के समय में हुआ था। अकबर का जन्म की बात करें तो 15 अक्टूबर 1542 में हुआ। ध्यान दीजिएगा, 15 अक्टूबर तो उतना डेट नहीं पूछा, लेकिन ये जरूर पूछा है अक्टूबर 1542। ये अक्सर पूछ लिया जाता है, तो 1542 को याद रखिएगा। इसीलिए जब ये थ्रोन पे बैठा था तो लगभग 13 से 14 साल का था अकबर। ठीक है। अकबर का जो जन्म हुआ था वो हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था, अमरकोट के राजा वीर साल के महल में। तो देखिए कहानियाँ कई सारे हैं, बहुत सारे लोग इसे दूसरे वे में भी ले जाकर पढ़ते हैं। तो हमारा जो मेन पर्पज़ है, जो कमीशन मानता है एसएससी का, यूपीएससी का और स्टेट पीसीएस में बिहार से हैं तो बीपीएससी का, जो कमीशन मानता है हम उसी फैक्ट को लेकर चलेंगे। फालतू के बातों पर, फैक्ट पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि वीडियोस बनाने वाले बहुत तरह के वीडियोस बना देते हैं और उल्टे सीधे चीज़ लिख दिया करते हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहिएगा। आपको सिर्फ फैक्ट जानने हैं जो ये कमीशन मानते हैं, तो इन्हीं कमीशन को लेकर हम चलेंगे। ठीक है, इन्हीं कमीशन को लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं। अब ये तो पता चल गया कि अकबर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? राजा वीर साल के महल में हुआ था। ठीक है। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था, मैं हुमायूं का वीडियो बना दूंगा, और इनके बचपन का नाम था जलाल। तो अक्सर क्वेश्चन पूछता है, देखिए कुछ मुग़ल बादशाहों में जो मुग़ल बादशाह रहे हैं उनके बचपन का नाम पूछ लिया करता है। तो जैसे अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलाल। अकबर का बेटे जहांगीर की बात करें तो जहांगीर का ऐसे नाम देखा जाए तो सलीम हम लोग कहते थे, लेकिन अकबर उसे प्यार से सेखू बाबा कह के बुलाता था। जहांगीर का बेटा शाहजहां की बात करें तो शाहजहां का बचपन का भी नाम था खुर्रम। तो बहुत सारे मुग़ल एम्पायर हैं जिसके बचपन का कुछ ना कुछ नाम था, तो इस नाम को जरूर याद रखिएगा। लोगों को नहीं पता रहता कि अकबर के बचपन का नाम क्या था, तो जलाल। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है ना, अकबर फादर्स नेम वाज हुमायूं एंड हिज चाइल्डहुड नेम वाज जलाल। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश में मेंशन कर दिया है। अब बात करते हैं अकबर के समय की बात करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम इसके समय की बात करते हैं। समय में देखा जाए तो सबसे पहले मुग़ल बादशाह में कौन आया था? बाबर, 1526 से 1530 तक रहा। फिर कौन आया? हुमायूं। देखिए हुमायूं का जो डेट है वो 2 है, बीच में वो क्या था, लंबे समय के लिए गायब भी हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का, बीच में वो लंबे समय के लिए गायब हो जाता है, लगभग कह सकते हैं कि 10 से 15 साल के लिए अंडरग्राउंड हो जाता है, क्योंकि बीच में कौन आ गया था? शेरशाह आ गया था। शेरशाह से बैटल होता है और शेरशाह से हरा दिया रहता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो बाबर आता है 1526 में भारत में आता है, और कह सकते हैं कि 1530 में बाबर क्या होता है? मर जाता है। फिर बाबर के बाद इसका बेटा हुमायूं राजा बनता है, तो 1530 से 1540 तक रहता है। लास्ट बैटल बाबर ये हुमायूं का हुआ था शेरशाह के साथ, कन्नौज का युद्ध। कौन सा? कन्नौज का युद्ध। और ये पूरा दिल्ली और आगरा हार जाता है। तो फिर इसके बाद कौन आता है? शेरशाह सूरी आ जाता है। 1540 से लेकर के 1545 तक शेरशाह सूरी भी मारा जाता है बैटल के दौरान। तब फिर से वापस कौन आता है? हुमायूं आ जाता है। अब शेरशाह सूरी में सूर्यवंश भी हम आपको बता देंगे, सूर्यवंश चलता है कुछ दिन, उसके बाद फिर से हुमायूं आ जाता है 1555 में। और 56 में ही क्या होता है, अपने दिन पनाह में जो भवन है उसके अंदर जो एक लाइब्रेरी है शेर मंडल, उसकी सीढ़ियों से गिर के हुमायूं मर जाता है। ये सब कहानियाँ मैं आपको बताऊँगा आगे के टॉपिक में। ठीक है, तो मैं आगे का टॉपिक ही बनाऊँगा। अभी अकबर को देख लेते हैं। उसके बाद कौन आता है? जैसे ये मरता 1556 में अकबर आ जाता है। तो अकबर का टाइमिंग आप देख रहे हैं 1556 से 1605 तक। अब आगे बढ़ते हैं। अकबर का जैसे समय आता है वैसे एक बैटल शुरू हो जाता है, और उस बैटल का नाम क्या है? पानीपत।
का दूसरी लड़ाई, क्योंकि पहली लड़ाई किसके साथ हुआ था? बाबर और इब्राहिम के साथ हुआ था, और दूसरी लड़ाई किसके साथ होने रहा है? अकबर के साथ। अब अकबर इस समय कितने साल का था? मात्र 13 से 14 साल का था, और मुगल साम्राज्य काफ़ी कमज़ोर भी था। देखिए, मुगलों की रणनीति काफ़ी स्ट्रांग हुआ करती थी। तब होता क्या है? पानीपत की दूसरी लड़ाई। इस डेट को याद रखिएगा, ये डेट सबसे ज़्यादा पूछा गया है। नवंबर 1556, अफगान बादशाह आदिल शाह सूर के सेनापति हेमू, ध्यान दीजिएगा, आदिल शाह सूर, अक्सर लोग कहते हैं कि हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, सही बात कहते हैं, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, लेकिन बात अगर किया जाए तो आदिल शाह सूर का सेनापति हेमू, और अकबर का भी सेनापति रहता है उस वक्त, कह सकते हैं बैरम खान। एक तरह से बैरम खान बॉडीगार्ड ही रहते हैं, तो उसके बीच होता है, लेकिन अकबर का नाम दिया जाता है। तो हेमू और अकबर के बीच होता है। हेमू के पास देखा जाए तो अकबर के अनुसार बहुत ज़्यादा बड़ा सेना था हेमू के पास, और हेमू जीतता भी रहता है, लेकिन अकबर के जो निशानेबाज रहते हैं उस्ताद अली और बिस्मिल, मैंने इसमें नाम मेंशन नहीं किया है, उस्ताद अली और बिस्मिल, वो एक निशानेबाज थे, तीरंदाज थे, और उन लोगों को पता था कि अगर किसी भी सेना का राजा मारा जाता है तो सेना का मनोबल को तोड़ा जा सकता है। किसी भी राजा का अगर सेना मारा जाता है तो उसके सेना के मनोबल को तोड़ा जा सकता है, और इसलिए वो टारगेट लगाते कि हेमू को मारना है तो उसके आँखों में मारो, क्योंकि हेमू पूरा का पूरा, कह सकते हैं आज के भाषा में हम, जो होता है ना बॉडी आर्मर पहन के आना, तो वो पूरा बॉडी आर्मर पहन के आया होता, लोहे का, स्टील का, जिससे कि कोई भी तीर उसको छू नहीं पा रहा था। बस एक आँख ही एक ऐसा जगह था जहाँ से देखा जा सकता था, और इसलिए उसके निशानेबाज ने क्या किया, तीरंदाजों ने हेमू के आँख में तीर मारा, और हेमू क्या हुआ, हाथी से ऊपर से नीचे गिरा और मारा जाता है। पूरी सेना में भगदड़ मच जाती है और सारे सेना इसके भागने लगते हैं, और नतीजा ये होता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर जीत जाता है, और दिल्ली आगरा अकबर के अंडर में फिर से आ जाता है। क्योंकि दिल्ली और आगरा की अगर बात किया जाए तो हुमायूं हार चुका था शेरशाह से शुरुआत में, और शेरशाह कौन था? अफगान का रहने वाला, तो उससे शुरुआत में हार गया रहता है। जब अकबर राजा बनता है शुरुआत में, इसके बाद हुमायूं के बाद, तो वो सिर्फ पंजाब प्रांत के कुछ हिस्सों का ही राजा था, लेकिन अब पानीपत के युद्ध के बाद क्या हो गया है, अफगान हार चुके हैं और अकबर विजयी हो चुका है, तो दिल्ली और आगरा अकबर के अंडर में आ जाता है। इसलिए जब अकबर मरता है तो उसे आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया जाता है। कॉन्सेप्ट समझना, ये सब कॉन्सेप्ट हुए हैं जो अगर बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछता है तो आप वहाँ एक्सप्लेन कर सकते हो, सिविल सर्विस में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, और एसएससी में यहीं से छोटे छोटे क्वेश्चन उठा के वन लाइनर में बता दिए जाते हैं। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ो, वन लाइनर के चक्कर में मत पढ़ो। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट लाया हूँ, तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप देखना। अब अकबर राजा बन चुका है। बैरम खान 1556 से 1560 तक अकबर का बॉडीगार्ड रहा, संरक्षक रहा, एज अ गार्डियन रहा। और इसके बाद क्या होता है कि अकबर बैरम खान को कह सकते हैं कि उनके पद से हटा देता है। पद से हटाने का मतलब ये कि अब अकबर खुद इस्टेब्लिश हो चुके थे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ, ध्यान दीजिए स्टार्टिंग की बात कर रहा है, जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ था तो उस समय सिर्फ पंजाब के कुछ हिस्सों का वास्तविक नियंत्रण था। इसके बाद बैटल ऑफ पानीपत होता है, सेकेंड बैटल, और उसके बाद क्या होता है, अकबर को पूरा दिल्ली और आगरा मिल जाता है। बैरम खान की मृत्यु की बात करते हैं, ठीक है। तो बैरम खान की मृत्यु की अगर बात किया जाए तो आप जानते हो ना कि फैमिली के बीच में कई तरह के खटपीट होते रहते हैं, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो उसी बीच में होता क्या है कि अकबर के कुछ सरदार यानी जो उनके अधीन हुआ करते थे, और धायमा माहम अनगा, देखिए ये सिविल सर्विस के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। माहम अनगा, अकबर के धायमा का नाम क्या था, तो माहम अनगा ने अकबर को बैरम खान के विरुद्ध थोड़ा सा भड़का भी दिया, लेकिन अकबर जानता था कि बैरम खान हमें बचाए हैं, हमें बचपन से पाले हैं, वो ऐसे नहीं होंगे। तो अकबर इस बात को इग्नोर कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि ऐसा है कि आप चले जाइए, तीर्थ पर चले जाइए। तो कहीं ना कहीं बैरम खान को थोड़ा बुरा भी लगता है कि अकबर ऐसा हमें बोल रहे हैं, और बीच में होता ये भी है कि जो बैरम खान रहता है वो अकबर का अगेंस्ट थोड़ा विद्रोह भी करता है, लेकिन अकबर उस विद्रोह को शांत कर देता है। फिर भी वो थोड़ा सा कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपको इस गलती की सज़ा नहीं दूंगा, आप एक काम कीजिए, आप चले जाइए मक्का, चले जाइए तीर्थ पर। तो वो मक्का जाते रहते हैं, कौन, बैरम खान। और 1561 में पाटन एक जगह है, वहाँ पर एक लोहानी अफगान जो था मुबारक खान, व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण क्या किया, हत्या कर दिया। अब देखो मुबारक खान की अगर बात किया जाए तो मुबारक खान के पिता की हत्या कौन किया था, बैरम खान। वो बचपन से इंतजार कर रहा था किसी दिन मौका मिलेगा
और मैं बैरम खान को जरूर मारूंगा। तो बैरम खान मुबारक खान के पिता की हत्या किया रहता है, इसलिए वो क्या करता है कि उसे पाटन वाले जगह पे घेरता है और हत्या कर देता है। अब जो तीर्थ पर जाते हैं, मक्का जाते हैं या मदीना जाते हैं, वहाँ पर लोग कह सकते हैं कि अस्त्र शस्त्र लेके नहीं जाते हैं, नहीं तो बैरम खान अकेला ही था कि 100 पर भारी पड़ता था। तो यही एक रास्ता था जिससे बैरम खान को मारा जा सकता था। तो बैरम खान की हत्या कर दी जाती है। अब आगे अकबर अपने साम्राज्य को बढ़ाने का फिर से सोचता है, राजपूताना विजय की बात करते हैं। तो राजस्थान में साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर द्वारा अपनाई गई नीति की विशेषता को हम लोग ध्यान देते हैं। थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन यहाँ से आता नहीं है लेकिन इस चीज़ को थोड़ा दिखेगा। अकबर क्या करता है? अकबर कहता है स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करने वाले, ध्यान दीजिएगा, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करने वाले अथवा विवाह के संबंध से इच्छुक राजपूत राजाओं को अपनी अधीनता में लेना और उनके राज्य उन्हें वापस कर देना तथा मुगलों सेना में उच्च पद प्रदान करना। मतलब समझ रहे हैं, अकबर एक नीति अपनाता है कि आप हमारे अंडर में आकर काम कीजिए, जितने भी राजपूत राजा लोग हैं, और आपको अगर विश्वास नहीं होता है तो हम मुगलों की शादी राजपूतों में करेंगे और राजपूतों की शादी मुगलों से करेंगे, ताकि इस तरीके से क्या हो कि हमारा दोस्ताना रिश्ता बना रहे। तो बहुत सारे लोग इनका स्वाधीनता स्वीकार भी कर लेते हैं। स्वाधीनता की अगर बात किया जाए तो कह सकते हैं उनके अंडर में आकर के काम करना, तो बहुत सारे राजपूत राजा लोग स्वीकार कर लेते हैं। और जिसको स्वीकार नहीं है तो दूसरा रूल्स भी उसके लिए रखा था, शत्रुतापूर्वक व्यवहार लिप्त राजाओं को पराजित कर उनके राज्य को मुगल साम्राज्य में ला लेना। अगर आप हमारी बातों को नहीं मानते हो तो हम आपसे बैटल करेंगे, युद्ध करेंगे और आपके राज्य को अपने में मिला लेंगे, मतलब मिलाएंगे ज़रूर। तो सब राजा लोग मान जाते हैं, मैक्सिमम लोग, लेकिन एक जगह के राजा नहीं मानते हैं, मेवाड़ अभियान। मेवाड़ की अगर बात करें तो 1567 ईस्वी की हम बात करते हैं। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके उसे जीत लिया, चित्तौड़ पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह जंगल में चले गए, भाग गए, और 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाता है। उसके बाद उनके पुत्र राणा प्रताप सिंह राजा बनते हैं, और राणा प्रताप सिंह कहते हैं ठीक है हम भी देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं। तब एक बैटल होता है, इस बैटल के बारे में पूरा इतिहास लिखा जाता है, हल्दी घाटी का युद्ध। ध्यान दीजिएगा, इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, मुझसे भी इंटरव्यू में पूछा गया था और मैं इसका जवाब नहीं दे पाया था। 1576, मैंने 1575 बोला था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो कुछ मत बोलो, ज़्यादा समझदारी है। तो 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ राणा प्रताप और अकबर के साथ। अब जानते हैं एसएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा? एसएससी ने क्वेश्चन पूछा कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप का सेनापति कौन था और अकबर का सेनापति कौन था। राणा प्रताप का सेनापति कौन था और अकबर का सेनापति कौन था। तो पहली बार ऐसा बैटल हुआ था कि एक हिंदू शासक की तरफ से एक मुस्लिम सेनापति लड़ रहा था और एक मुस्लिम सेनापति की तरफ से एक मुस्लिम राजा की तरफ से, शासक की तरफ से एक हिंदू सेनापति लड़ रहा था। अकबर की तरफ से कौन था? तो अकबर की तरफ से था मान सिंह। अकबर की तरफ से कौन था? मान सिंह। और राणा प्रताप की तरफ से कौन था? तो कमेंट करके बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं कल के टॉपिक में इसका एक्सप्लेन जरूर करूँगा। तो राणा प्रताप की तरफ से एक मुस्लिम सेनापति लड़ते हैं। ये बैटल वाकई में देखने लायक बैटल था। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया, लोगों को पता रहता कि अकबर की तरफ से मान सिंह लड़ रहे थे, लेकिन राणा प्रताप की तरफ से जो सेनापति था मुस्लिम सेनापति, उसका नाम क्या है? ये सीजीएल का क्वेश्चन पूछा गया, सीजीएल 2017 का उठा के देखिएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, टॉप लेवल का क्वेश्चन। और इस युद्ध में क्या होता है? मुगल जीत जाता है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल की विजयी होता है। आगे बात करते हैं। देखिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस कंटेंट को बनाने मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए हैं। और वीडियो पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक ज़रूर करना पसंद आए तो। और जानते हो कि अगर ये वीडियो यूजफुल आपको लग रहा है तो उसको शेयर ज़रूर कर देना सभी लोग, ठीक है। मैं और भी वीडियो लाऊंगा और बेहतरीन वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए, पूरा फ्री लाऊंगा, कोई उसका पेड कोर्स नहीं रहेगा, बस आप लोग मन लगा कर पढ़ो। अब देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, दक्षिण भारत अभियान। दक्षिण भारत बार अभियान करने वाला शासक कोई नहीं था, एक अकबर ही था, पहला मुगल जो साउथ इंडिया में जाकर अभियान करता है। और कह सकते हो कि पहले अभियान करने का एक तरीका था, कह सकते हैं आप लोग कि उसे कहते हैं ना अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ यह हमेशा से चलता आया है, भगवान श्री राम ने भी किया था। और अकबर सभी अश्वमेघ यज्ञ नाम नहीं देते हैं, लेकिन ये लोग कह सकते हैं कि साउथ में भी कहते हैं कि
जिससे हमारी स्वाधीनता स्वीकार करना है वे हमारे अंडर में आ सकते हैं, अदरवाइज़ हम अटैक करेंगे। तो साउथ में भी करते हैं। तो कह सकते हैं कि मुग़लों का पहला अकबर पहला मुग़ल शासक था जिसने क्या किया था, दक्षिण भारत अभियान किया था। और 1591 में अकबर ने सबसे पहले खानदेश पर आक्रमण किया और यहाँ के शासक अली खान ने स्वेच्छा से स्वाधीनता स्वीकार कर लिया। तो अकबर का यही काम था, या तो मेरा स्वाधीनता स्वीकार करो, स्वाधीनता का मतलब मेरा अंडर में आके काम करो, नहीं तो हम अटैक करेंगे और मार करके तुमसे वो राज्य पूरा छीन लेंगे। कुछ दिन बाद अकबर का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है 1605 ईस्वी में, और उसको आगरा के पास सिकंदरा में दफना दिया जाता है। ये पूछा जाता है अकबर को कहाँ दफनाया गया, आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया, जहाँ उसका कलापूर्ण मकबरा बना हुआ था। अकबर के बाद सलीम उर्फ जहांगीर मुग़ल साम्राज्य का अगला बादशाह बना। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी अकबर ही पढ़ रहे हैं, तो आगे ध्यान देते हैं। अकबर देखिए सबसे पहले कहाँ कहाँ आक्रमण किया था। तो अकबर सबसे पहले इधर मालवा पे आया था, अटैक किया। मालवा के बाद वो चला गया कहाँ, ग्वालियर, और ग्वालियर के बाद गोंडवाना एरिया। इस तीनों एरिया पर अकबर ने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप साउथ में अटैक किया था। तो कह सकते हैं कि साउथ साइड में जो अटैक किया था कहाँ, सबसे पहले मालवा पर, ग्वालियर पर और गोंडवाना साइड में आकर अटैक किया। इन सभी को वो जीता। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सबसे पहले मालवा याद रखिएगा। अकबर के प्रमुख कार्य को देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एसएससी में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, और रेलवे में भी। तो ध्यान दीजिएगा, रेलवे, एसएससी और डिफेंस में अग्निवीर वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये सभी के लिए है। तो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कई बार, प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा। दास प्रथा का अंत यानी एबोलिशन ऑफ स्लेवरी की बात करते हैं, कब किया, 1562 में। इसके डेट पूछे जाते हैं। तो दास प्रथा का अंत कब किया, 1562 में। तीर्थ यात्रा कर, जिसको महसूल टैक्स भी कहा जाता था, क्या कहते थे, महसूल टैक्स। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 में। यह क्वेश्चन पूछा गया है एमटीएस में। जजिया, मोस्ट वीवीआईपी, अब तक के सारे एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन है। जजिया टैक्स समाप्त किया। तो फर्स्ट टाइम जजिया टैक्स को समाप्त किया था किसने, अकबर ने। और जजिया टैक्स क्या होता है, नॉन मुस्लिम टैक्स। जजिया टैक्स क्या होता है, नॉन मुस्लिम टैक्स। जजिया टैक्स की अगर बात किया जाए तो वो औरतों से नहीं लिया जाता था, बच्चों से नहीं लिया जाता था, बूढ़े व्यक्ति से नहीं लिया जाता था, विकलांग से नहीं लिया जाता था, और शुरुआत में ब्राह्मणों से भी नहीं लिया जाता था। बाद में ब्राह्मण से भी लेने लगता है फिरोज शाह तुगलक के समय में। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जजिया टैक्स की अगर बात किया जाए तो जजिया टैक्स जो था वो नॉन मुस्लिम टैक्स था, जो 1564 में अकबर ने क्या किया, समाप्त कर दिया। और 1571 में फतेहपुर सिकरी की स्थापना एवं राजधानी को आगरा से फतेहपुर स्थानांतरित किया, किसने, अकबर ने। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फतेहपुर सिकरी किसने बनाया, अकबर ने बनाया, और राजधानी को आगरा से कहाँ ले गया, फतेहपुर ले गया, कौन, अकबर, 1571। जजिया टैक्स को ख़त्म किया 1564 में। इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। जजिया टैक्स को ख़त्म कब किया, 1564 में। ठीक है, तो ये सब ध्यान देने वाली कुछ चीज़ें हैं। आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं अकबर के बारे में थोड़ा। अकबर का प्रथम विवाह जो हुआ था हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से हुआ था। अकबर का प्रथम विवाह हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से हुआ था। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। और दूसरा बात करते हैं कि दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। जानते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि अकबर ने ही दीन इलाही क्या किया था, शुरू किया था। और दीन इलाही को स्वीकार करने वाला सीजीएल का टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन, दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू शासक बीरबल था। और बीरबल का एक्चुअल नेम क्या था, महेश दास। एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, महेश दास। तो कह सकते हैं दीन इलाही को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू शासक कौन था, बीरबल। और दीन इलाही में आप ये कह सकते हैं कि जो स्वेच्छा से इस्लाम धर्म को कबूल कर ले, कोई जोर जबरदस्ती ना हो, उसे दीन इलाही का नाम दिया गया था। तो बीरबल ने क्या किया था, दीन इलाही को स्वीकार किया था। और मोस्ट वीआईपी अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार, लोगों को यही लगता है कि अकबर के दरबार में कोई प्रसिद्ध चित्रकार नहीं था या कोई चित्रकार नहीं था, सब जहांगीर के दरबार में थे। लेकिन ध्यान दिया जाए तो अकबर के दरबार में भी प्रसिद्ध चित्रकार थे। सिविल सर्विस का क्वेश्चन है 2017 बैच का, अब्दुल समद दसवंत बसावन। तो कभी कभी पूछता है कि बसावन किसके दरबार में थे,
तो कह सकते हैं अकबर के दरबार के क्या थे, चित्रकार थे बसावन के बारे में, और दसवंत के बारे में सबसे ज़्यादा। तो बसावन और दसवंत इन दोनों को जरूर आप याद रखिएगा। अकबर के क्या थे, प्रसिद्ध चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक, तो आप लोगों को तानसेन के बारे में से पता है कि तानसेन है, लेकिन तानसेन के अलावा और भी हैं। तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदेस और बैजू बावरा। ये सिविल सर्विस यूपीएससी में पूछे गए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, और स्टेट एग्जामिनेशन तो पूछे जाते हैं। एसएससी में देखेंगे तो तानसेन के बारे में बस दे देगा, या ज़्यादा एडवांस देगा तो कह सकते हैं कि बैजू बावरा के बारे में दे देगा। तो इन सब फैक्ट को एक एक लाइन को आप लोग लिखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे, शेख सलीम चिश्ती। भैया ये इतनी बार पूछा गया है कि इतिहास के पन्ने ख़त्म कर दिए गए इससे पूछ कर। एसएससी से लेके हर एग्ज़ाम से पूछे गए हैं कि शेख सलीम चिश्ती कौन से मुग़ल बादशाह के समकालीन थे, मतलब टाइम में थे। टेन्योर की अगर बात करें तो किसके टाइम में थे, तो अकबर के समय में थे शेख सलीम चिश्ती। और फैजी की बात अगर किया जाए तो फैजी देखा जाए तो अकबर के 9 रत्नों में से एक था, और कह सकते हैं कि ये राजकवि थे। कौन, फैजी। अकबर के दरबार के राजकवि थे कौन, फैजी। अब यहाँ हम ध्यान देते हैं अकबर के थोड़े महत्वपूर्ण कार्य। यहाँ से क्वेश्चन आप मेंस में लिख सकते हो और बेहतरीन मार्क्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए अकबर के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, यानी द मेन वर्क डन बाय अकबर। 1575 में इबादत खाना की स्थापना। तो देखिए यहाँ से डेट नहीं पूछता है, यहाँ से ये काम पूछता है, इबादत खाने की स्थापना। अब इबादत खाने का मतलब समझ रहे हैं, इसमें जो मुस्लिम धर्म गुरु हुआ करते थे, किसकी बात कर रहे हैं, मुस्लिम धर्म गुरु की हम बात कर रहे हैं। तो ये मुस्लिम धर्म गुरु को बुलाया जाता था इसमें, जो कहते थे, ये जो होते थे माने जाने धर्म गुरु मुस्लिम में, उन्हें बुलाया जाता था इबादत खाना में, स्पेशल वही आते थे। लेकिन 1578 में इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश करने की अनुमति दे दिया। अब इबादत खाने में सभी धर्म के लोग आ रहे हैं, हिंदू भी आ रहे हैं, मुस्लिम भी आ रहे हैं, सिख भी आ रहे हैं, क्रिश्चियन भी आ रहे हैं, और सभी लोग धर्मों में डिबेट किया करते। तो इबादत खाने में क्या होता था, धर्मों का डिबेट होता था, और अकबर इसको बहुत ध्यान से सुनता था, क्योंकि अकबर को डिबेट सुनना बहुत पसंद था कि कौन सा धर्म कितना महान है। तो इसलिए हर धर्मों की वो रिस्पेक्ट किया करता था अकबर, ध्यान दीजिएगा। तो अकबर की अगर बात किया जाए तो इबादत खाना बनाया 1575 में, यानी जहाँ पर धर्मों का डिबेट हुआ करता था पहले मुस्लिम धर्मों का, और 1578 में इबादत खाना में सभी धर्मों को आने की परमिशन दे दिया, यानी अब सभी धर्म के लोग आपस में बैठकर डिबेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद 1580 में 10 साल बंदोबस्त की स्थापना किया। 10 साल बंदोबस्त में क्या होता था कि किसानों से 1/3 टैक्स लिया करता था अनाज पर, यानी अगर 3 किलो अनाज हुआ तो 1 किलो अनाज किसका होगा, कह सकते हैं अकबर के राजकोष में जाएगा। तो फिर उसको कम करता है, 1/10 कर देता है, ठीक है। तो ऐसे घटता बढ़ता रहता है। तो 10 साल यानी जमींदारी व्यवस्था पर ध्यान देना, ठीक है। आगे दीन इलाही की घोषणा करता है, वही दीन इलाही जो मैंने बताया था 1582 में, यानी आप अपने स्वेच्छा से चाहे तो इस्लाम धर्म को कबूल कर सकते हैं, ये दीन इलाही में बताया जाता है। और फिर 1883 में नया कैलेंडर यानी एक नया कैलेंडर जारी किया गया, इलाही संवत, इसी इलाही से बनाया गया था। तो इलाही संवत की शुरुआत किया गया, जो आगे चलकर औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने बंद करवा दिया। आगे चलकर औरंगजेब कह सकते हैं दीन इलाही को और इलाही संवत ये सबको कैलेंडर को बंद करवा देता है। तो अकबर जितना रूल्स लाया था, औरंगजेब सारे रूल्स को क्या करता है, ख़त्म कर देता है। क्योंकि औरंगजेब का कहना था कि अकबर ने शरीयत को फॉलो नहीं किया था, और जो शरीयत को फॉलो नहीं किया था वो इस्लाम धर्म का नहीं हुआ। तो इसलिए उसने काफ़ी सारी चीज़ें अकबर के क्या किए, बंद कर दिए, जो ट्रेंड में चल रहा था, ट्रेडिशन में चल रहा था। अकबर का सबसे लास्ट जो कैंपिंग हुआ था अभियान, वो असीरगढ़ पे हुआ था। यूपीएससी का क्वेश्चन 18 का, असीरगढ़ पर अकबर का सबसे अंतिम अभियान था। और बाद में अकबर क्या होता है, 1605 में मर जाता है, ये तो आपको बताया ही था। अब इसका कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मुग़ल काल के। यूसुफ जई के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो जाती है। ये यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया है कि बीरबल की हत्या कैसे हुआ। तो यूसुफ जई का विद्रोह दबाने गया था बीरबल, और उसकी हत्या कर दी जाती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीजल से लेकर के पूरे स्टेट पीसीएस से पूछा क्वेश्चन,
बुलंद दरवाज़ा अकबर कब बनाता है? तो गुजरात विजय के बाद। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। गुजरात विजय के बाद अकबर क्या करता है? बुलंद दरवाज़ा बनाता है। ध्यान दीजिएगा, आगरा के पास मिल जाएगा आपको। तो बुलंद दरवाज़ा बनाता है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, अगर ये मेंस में एक्सप्लेन करते हो तो तुम्हें अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर को भी ऐसे क्वेश्चन, ऐसे लाइन ज़्यादा पसंद है। अकबर अक्सर नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाना पसंद करता था। यानी अकबर को नगाड़ा बजाना ज़्यादा पसंद था। कभी ऑफलाइन क्लास में आइएगा, मैं बताऊंगा कि किस तरीके से अकबर ने नगाड़ा बजा करके हल्दी घाटी का युद्ध जीता था। बहुत ज़्यादा चालाक था अकबर। छोटा तो था ही 5 फीट का, और चालाक बहुत था। अकबर ही एक ऐसा राजा है पूरे मुग़ल एम्पायर में जो अनपढ़ था। ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया था कि ऐसे मुग़ल बादशाह का नाम बताइए जो अनपढ़ था। तो उसको लिख लीजिएगा, मैंने इस PDF में नहीं लिखा है, भूल गया लिखना। तो अनपढ़ मुग़ल बादशाह कौन था? अकबर था। और अकबर ही एक ऐसा मुग़ल बादशाह है जिसकी मौत पेचिस की वजह से हुआ। पेचिस समझते हो? नॉन स्टॉप लूज मोशन होना, मतलब इतना लूज मोशन हुआ कि अकबर का डेथ हो गया। तो पहले लूज मोशन का कोई ट्रीटमेंट नहीं था। अकबर का मौत का वजह लूज मोशन था। जंक फूड खाए होंगे, ठीक है, तो आप लोग जंक फूड वगैरह मत खाइएगा। फंगस वाले जितने भी चीज़ खाते हो उससे ज़्यादातर चांसेस होता है कि आपको हो सकता है क्या? लूज मोशन नॉन स्टॉप। तो उसमें खाओगे कम, दौड़ोगे ज़्यादा। तो चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि अकबर अनपढ़ था और अकबर का मृत्यु कैसे हुआ? लूज मोशन की वजह से हुआ, पेचिस की वजह से। अकबर की इच्छा के अनुसार अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फ़ारसी अनुवाद किया। तो पूछता है रामायण का फ़ारसी अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल कादिर ने किया या बदायूनी ने किया। तो कभी कभी अब्दुल कादिर का नाम काट के बदायूनी लिख देता, भैया पूरा नाम एक ही है, अब्दुल कादिर बदायूनी। तो कभी कभी वो शॉर्टकट में देता है बदायूनी, तो याद रखिएगा बदायूनी, या फिर कभी लिख दिया अब्दुल कादिर, तो दोनों सही है। रामायण का फ़ारसी में अनुवाद किया। और अबुल फजल ने क्या किया? अकबर नामा की रचना किया। इसने अबुल फजल ने, कह सकते हैं कि अकबरनामा की क्या किया? रचना किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अकबर है वो क्या था? अकबर था अनपढ़, तो लिख सकता नहीं था। तो अकबर का ऑटोबायोग्राफी आप कह सकते हो कि अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा। ये भी अकबर के 9 जेम्स में से एक है, 9 रत्न में से एक है। अब बात करते हैं अकबर के 9 रत्न का, 9 जेम्स की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया है, ये सेट करने में थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको ऊपर सेट करना था, ठीक है। तो अकबर के 9 रत्न की बात करते हैं। तो कौन कौन था? बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, फैजी, टोडरमल, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ये सब क्या है? अकबर के क्या हैं? 9 रत्न हैं। बीरबल की बात करें तो ये मंत्री साहब थे। अबू फजल की बात करें तो ये रचनाकार थे। तानसेन की बात करें तो ये म्यूजिशियन थे। फैजी की बात करें तो ये कवि थे। किसके? अकबर के। टोडरमल की अगर बात किया जाए तो टोडरमल कह सकते हो कि 10 साल को संभालने वाले, यानी ज़मीन से संबंधित मामलों को देखने वाले। मानसिंह की बात करें तो मानसिंह इनके सेनापति थे। तो इन सबको याद रखें। मुल्ला दो प्याजा की अगर बात करें तो ये तार्किक यानी रीजनिंग के टीचर थे वहाँ। रीजनिंग के टीचर का मतलब ये है, हमारे यहाँ तो रवि सर है, लेकिन रीजनिंग के टीचर की बात करें तो इसका दिमाग बहुत तेज चलता था, ठीक है। कोई भी लॉजिक वाली जैसे बैटल वगैरह हो गया तो उसमें सबसे ज़्यादा हाथ अगर देखा जाए मुल्ला दो प्याजा का ही होता था। फिर हकीम हुकाम की बात करें तो हकीम हुकाम शायद उन्हें कहा जाता है जो अकबर का खाना चेक किया करते थे, खाना खाने से पहले, शायद में भी, ठीक है, इतना डीप में नहीं पूछेगा। और अब्दुल रहीम खाने खाना की अगर बात करें तो अब्दुल रहीम खाने खाना कौन थे? बैरम खान के ही बेटे थे। ये भी कह सकते हैं कि कवि और राइटर्स दोनों थे, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के कुछ यहाँ पर निर्माण कार्य की बात करते हैं। तो लाहौर का किला कहाँ है? लाहौर में। किसने बनाया? अकबर ने। ये सारी चीज़ अकबर ने ही बनाया है, ध्यान दीजिएगा। तो लाहौर का किला किसने बनाया? अकबर ने बनाया। इलाहाबाद का किला, यहाँ मैं गया हुआ हूँ इलाहाबाद का किला, वो काफ़ी सुंदर है। तो इलाहाबाद का किला किसने बनाया? अकबर ने, इलाहाबाद में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली के लाल किला के पीछे देखिएगा तो आपको दिल्ली में मिल जाएगा, लाल किला के पीछे ही मिलेगा हुमायूं का मकबरा। बुलंद दरवाज़ा आपको आगरा में मिल जाएगा, ठीक है, गुजरात विजय के दौरान बनवा दिया। जोधाबाई का महल आगरा में मिल जाएगा आपको, सबसे पसंदीदा प्रेम का मतलब वाइफ कह सकते हो। पंचमहल की बात करें तो फतेहपुर सिकरी में बनाया गया, और फतेहपुर सिकरी तो आपको पता है आगरा में है ही। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अकबर क्या थे, यहाँ पर देखिए मैंने इंग्लिश में मेंशन कर दिया है। तो ये थे अकबर के सारे टॉप लेवल के क्वेश्चंस, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल। अगर कभी मेन से पूछता है तो आप इसको भी एक्सप्लेन कर देते हो मुगल बादशाह में अकबर के बारे में, तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये सबसे बेहतरीन और फैक्ट वाली चीज़ है। इसे मैंने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को भी देख लिया,
क्या क्या काम करवाए थे ये भी देख लिया, बेसिक से एडवांस देख लिया। और एसएससी ओवरऑल इंडिया में जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें जीके जीएस पूछता है, यकीन मानिए इससे बाहर क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है। जो मैंने नहीं लिखा था मैंने वो चीज़ बता दिया है कि अकबर अनपढ़ थे, उसको लिख लीजिएगा। और अकबर की बात करें तो पेचिस की वजह से इनका मौत हो गया था। मात्र 13 साल की उम्र में ही इनको क्या मिला था, थ्रोन मिल गया था, सिंहासन में बैठे थे। ठीक है, तो वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगता है, तो थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है अभी। और जल्दी मैं फेस टू फेस मुलाकात हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कर दें जो पढ़ रहे हैं, जिनकी इच्छा है कि वो कुछ नया सीखें। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपने स्टेटस पर सभी लोग लगा दो, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह लिंक लगा दो भाई। ठीक है, मैं फिर से आऊँगा, एक बेहतरीन वीडियो लेकर आऊँगा और आप लोगों के लिए हमेशा आगे रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद,